हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम दोष, धातु और मल पढ़ रहे थे। हमने इससे इसकी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था दोष। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं धातु की। तो हमारी हेडिंग है आज की धातु। ठीक है, तो हम धातु पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु में पढ़ते हैं इसकी निष्पत्ति। निष्पत्ति संस्कृत के अनुसार, जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा था दोष में, संस्कृत के अनुसार क्या चीजें होती हैं, इसीलिए इसमें भी हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के अनुसार धातु का मतलब क्या है। धातु का मतलब संस्कृत के अनुसार है शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो शरीर को धारण करती है, मतलब शरीर को की ग्रोथ करवाती है, और दूसरा पोषण, शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। वो सारी रचनाएं, वो सारे एलिमेंट्स, उसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा हम पढ़ते हैं इसकी निरुक्ति के बारे में। निरुक्ति मैंने आपको जब क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, जब भी मैंने इसकी निरुक्ति बताई थी। इसकी निरुक्ति है धारणात् धातु। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है शरीर को धारण करने वाला तत्व धातु है। देखो, अगर आपको लिखने के लिए है कि धातु की निरुक्ति लिखें, तो आप ये श्लोक लिखकर इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एक लाइन में। अगर आपको निष्पत्ति लिखने के लिए आई तो आप लिखेंगे शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीसरा, अष्टांग संग्रह के अनुसार। अष्टांग संग्रह के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला है धातु शरीर को धारण करती हैं। वही सबने यही बात बोली है, सबके एक ही जैसे मत है धातु को लेकर। ठीक है, और एक धातु दूसरी धातु का आहार, आहार मतलब क्या होता है? पोषण करती है। वही सेम बात इन्होंने भी कही है। इन्होंने बोला है धातु शरीर को धारण करती हैं और एक धातु दूसरी धातु का पोषण करती है। मतलब जैसे आपको पता है धातु 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो अभी आपको लिखकर बताऊंगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जैसे रस धातु बनी सबसे पहले, तो रस धातु, उसकी जो नेक्स्ट धातु है रक्त, उसका पोषण करेगी। जो पोषण करवाएगी उसको यहाँ पर धातु माना गया है। तो अष्टांग संग्रह का अलग कंसेप्ट बहुत ही मतलब फेमस है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब दोष और मल को धातु। दोष और मल को धातु मतलब क्यों नहीं कहा गया, या फिर मतलब जो भी है, इसके बारे में हम इसका रिलेशन कुछ देखेंगे, दोष एवं मल के बारे में। तो इसके लिए आता है वात, पित्त और कफ तथा वात, पित्त, कफ तथा मल प्राकृतिक अवस्था में रहकर शरीर को धारण करती है। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ बहुत टाइम से कि दोष क्या होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये शरीर के अंदर जब साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम या फिर प्राकृतिक अवस्था, या फिर हमने जैसे नॉर्मल कंडीशन, बहुत सारे नाम दिए हैं इसको। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हमारे शरीर को धारण करते हैं, मतलब हमारे शरीर का ग्रोथ करवाते हैं। और अगर ये विकृत अवस्था में आ जाते हैं, मतलब डिसऑर्डर इसके अंदर आ जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज को पैदा करते हैं। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ। लेकिन अगर जब ये हमारी बॉडी को ग्रोथ कर रहे हैं तो हमने इनको धातु क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारी बॉडी को धारण करते हैं। लिखा ना मैंने लाइन, वात, पित्त, कफ और मल भी। मल कौन सा हो गया? मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया मल का मतलब। जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी को धारण करते हैं, तो हमने इनको धातु क्यों नहीं कहा?
उसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे वाले इसमें ही होगा थोड़ी देर में। देखो इसको हमने धातु क्यों नहीं कहा, तो एक इसके लिए श्लोक आया है जिसने सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर दिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। वो है धारणात इति धारण धारणात इति धारण प्रकृशात, ठीक है ना, ये श्लोक है। इसको मैं इसके पॉइंट्स में आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो आता है धारण शब्द से धारण एवं पोषण दोनों का अर्थ समझना चाहिए या फिर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, धारण शब्द से जब भी अब आपको आयुर्वेद में धारण शब्द मिलेगा तो उसका मतलब क्या है, हम समझेंगे कि धारण भी हो रहा है और उसका पोषण भी हो रहा है। अब फिर इसका एक्सप्लेनेशन आता है दोष धातु मल का। दोष धातु मल का क्या एक्सप्लेनेशन आता है इससे, दोष एवं मल धारण तो करती हैं परंतु पोषण का स्वभाव दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करते हैं दोष की और मल की, तो दोष और मल दोनों ही हमारे शरीर को धारण तो करती हैं जब नॉर्मल कंडीशन में होती हैं, लेकिन यह हमारी बॉडी को नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रोवाइड नहीं करवाती। इसी वजह से इनको हमने धातु नहीं बोला। यह कंसेप्ट गलत हो जाएगा अगर हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में तो हमें धारण करती हैं, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन से हटती हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए धातु नहीं बोला। ये चीज गलत है। हमारी बॉडी को हमने इसको धातु इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोष और मल धारण करती हैं, सिर्फ पोषण नहीं करती। हम धातु उसको बोलेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होने के बाद हमारी बॉडी को धारण करे और हमारी बॉडी का पोषण भी कराए। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धातु की, और धातु होते हैं 7 प्रकार के। मैंने आपको बताया धातु 7 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर धातुओं के नाम लिखने जा रहा हूँ। अब पहला होता है रस, फिर आता है रक्त, फिर आता है मांस, फिर आता है मेद, फिर आता है अस्थि, फिर मज्जा और लास्ट में शुक्र। तो ये 7 धातुएं हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहने के बाद धारण करती हैं हमारी बॉडी का और पोषण भी करती हैं। तो जैसे हमने कोई आहार रस खाया, यानी कि हमने कोई खाना खाया, खाने के अंदर अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह होता है। तो हमने जो भी खाना खाया, खाना खाने के बाद खाने को बोलते हैं आहार रस। आहार रस से पहले धातु का फॉर्मेशन हुआ जो है रस, ठीक है। रस ने हमारी बॉडी को धारण तो करा और फिर रस ने क्या करा, रक्त का पोषण करवाया, इसलिए हमने रस को धातु बोल दिया। फिर रक्त बन गया, रक्त ने हमारी बॉडी को धारण तो करा और दूसरी बात फिर उसने मांस का पोषण करवाया, इसलिए हमने रक्त को भी क्या बोल दिया, धातु। फिर मांस बन गया, मांस ने क्या किया, फिर मेद का पोषण करवाया, इसलिए मांस को धातु बोल दिया। मेद के बाद मेद ने अस्थि का पोषण करवाया, इसलिए हमने मेद को भी धातु बोल दिया। अस्थि ने फिर मज्जा का करवाया पोषण, मज्जा ने शुक्र का करवाया। फिर शुक्र किसका पोषण करवाएगा, क्योंकि शुक्र भी एक धातु है, तो शुक्र पोषण करवाता है ओज का। ओज, ओज क्या होता है, अगर हम समझे मॉडर्न से रिलेट करके तो इसका मतलब होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी को हमारी शुक्र, इस आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है ना। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र ओज को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको हमने भी धातु में कंसीडर करा है। तो ये हमारी 7 धातु हो गई। अब ओज किसी का नरिशमेंट नहीं करवाता, इसलिए भी हमने ओज को धातु नहीं कहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम मॉडर्न से रिलेट करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को, तो देखो क्या क्या आता है। रस का मतलब होता है लिम्फ, लिम्फ बोल दो, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर हम मॉडर्न से रिलेट करते हैं। रक्त का मतलब होता है ब्लड, मांस का मतलब होता है मसल्स, मेद का मतलब होता है फैटी एसिड्स,
या फिर फैट या फिर एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। मैथ का मतलब, अस्थि का मतलब होता है बोन, मज्जा का मतलब होता है बोन मेरो, और शुक्र का मतलब होता है सीमन, स्पम। स्पम बोल दो, सीमन बोल दो, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी 7 धातु हो गई आयुर्वेद के अनुसार। हमने इसका मतलब पढ़ लिया कि धातु और दोष और मल में क्या फर्क है। अभी हम मल पढ़ेंगे ठीक से पूरा, लेकिन हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उपधातु को लेकर। हमारी नेक्स्ट वीडियो उपधातु के ऊपर ही बनेगी। अभी आप देखिए, उपधातु भी धारण तो करती है परंतु पोषण नहीं। इसका मतलब क्या है, जो उपधातु है वो हमारे शरीर को धारण तो करती है, लेकिन वो भी हमारी बॉडी का पोषण नहीं करवाती, इसलिए हमने उसको धातु नहीं बोला। तो हमने इसको उपधातु क्यों बोला? हमने उपधातु इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये धातु के ही समान दिखने वाली होती हैं स्वभाव की। हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका पार्ट 3, उसमें उपधातु पूरा एक्सप्लेन किया होगा, आप टेंशन बिल्कुल न लें। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक की थी, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा, धातु शब्द की निष्पत्ति, जो शरीर को धारण करे और पोषण करे वो धातु कहलाता है संस्कृत के अनुसार। फिर हमने इसकी निरुक्ति पढ़ी। निरुक्ति का मतलब है धारणात् धातुआ, शरीर को धारण करने वाला तत्व धातु है। अष्टांग संग्रह के अनुसार धातु शरीर को धारण करती है और एक धातु दूसरी धातु का पोषण करती है। अष्टांग संग्रह ने कहा धातु उसको बोलते हैं जो धारण करे शरीर को और एक के बाद एक धातु का पोषण करे। दोष एवं मल के अनुसार हमने इसका रिलेशन पढ़ा कि दोष वात पित्त कफ और मल हमारी बॉडी में जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो धारण करते हैं। तो हमने इसको धातु क्यों नहीं कहा, तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक श्लोक आया, धारणात् इति धारण प्रकृशात, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, धारण शब्द से धारण एवं पोषण दोनों का अर्थ लेना चाहिए या समझना चाहिए। जहां भी धारण दिखेगा, धातु का मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो धारण भी करे और पोषण भी करे। फिर हमने पढ़ा दोष एवं मलों को धारण तो करती है परंतु पोषण का स्वभाव नहीं दिखाई देता। जैसे कि वात पित्त कफ हो गए और मल हो गए, ये हमारी बॉडी को धारण तो करती है लेकिन ये हमारी बॉडी का पोषण करे ऐसा कुछ हमें स्वभाव इसका नहीं दिखाई देता, इसलिए हमने इसको धातु नहीं कहा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। फिर हमने बात करी थी 7 धातुओं की। धातु कितने प्रकार की होती हैं? 7, वो हमने लिखी। पहली कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा, शुक्र, मतलब लिम्फ, ब्लड, मसल्स, फैटी एसिड या फिर फैट, एडिपोज टिश्यू, बोन मेरो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो हमने बताया कि ये एक के बाद एक धातु दूसरी धातु का जब एक धातु बन जाती है वो दूसरी धातु का पोषण करती है और हमारी बॉडी को धारण तो करती ही करती है, इसलिए हमने इन सबको क्या बोला है, धातु बोला है। और उसको हमने धातु इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये भी किसी का पोषण नहीं करवाती। ओके, फिर हमने लास्ट में पढ़ा उपधातु के बारे में। उपधातु शरीर को धारण करती है लेकिन पोषण नहीं करती। हमने इसको उपधातु इसलिए बोला क्योंकि ये धातु की ही समान दिखने वाली चीज होती है, धातु का ही एक स्वरूप होता है। इसकी वीडियो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाले हैं, तो आप उसको भी देखिए। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।